हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 052 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसका ए नंबर बोल रहा है डिफाइन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर, ऑल्सो डिस्कस द बेसिक स्टेप्स परफॉर्म बाय द क्लाइंट ड्यूरिंग एन FTP सेशन। ठीक है, देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले ही मैं इस पेपर का सॉल्यूशन करवाने से पहले एक बात आप लोग से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ये पूरा जब प्लेलिस्ट को आप देखोगे ना, कोई भी प्रीवियस ईयर अगर आप देखते हो तो उसको टॉपिक की तरह पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि भाई क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है वो नहीं देखना है, उसके अंदर हम लोग क्या टॉपिक देख रहे हैं उसको ध्यान देना है। भूल जाइए क्वेश्चन क्या बोला है। अभी जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हमको ये टॉपिक देखना है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता है, भूल जाओ ये क्वेश्चन में क्या था, भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आप जैसे ही देखोगे कि FTP के बारे में पूछ रहा है तो आप ये पूरा आंसर लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप टॉपिक जान लोगे। क्वेश्चन कोई भी है आप लिखोगे तो 10 मार्क्स का रहेगा। मान लीजिए थोड़ा अलग ही पूछ लिया है तो 10 में से 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपको टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखते हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, टिपिकली द इंटरनेट। तो FTP क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह को फाइल को भेज रहा, तो उसी को कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है कि ट्रांसफर फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, है ना, जैसे पूरे इंटरनेट पे भेजना। ठीक है, FTP enables यूजर टू अपलोड, डाउनलोड एंड मैनेज फाइल ऑन रिमोट सर्वर्स। तो FTP क्या करता है, ये जो प्रोटोकॉल है ये हम लोगों का यूज़र को ऑप्शन देता है कि वो फाइल को कहीं अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और मैनेज कर सकता है पूरे फाइल को अपने सर्वर से। ठीक है, अपने रिमोट सर्वर से। तो इस तरह से ये होता है FTP। यहाँ पे आपने सिंपल डेफिनेशन दे दिया। अब देखिए यहाँ पे रोल्स ऑफ FTP क्लाइंट एंड सर्वर पूछा है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए FTP क्लाइंट, द FTP क्लाइंट इज अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दैट यूजर इंटरेक्ट विथ टू कनेक्ट टू एन FTP सर्वर। तो FTP क्लाइंट मतलब क्या, जो यूज़ करने वाला है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्लाइंट और सर्वर तो आपको पता ही होगा। तो FTP क्लाइंट क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है ना, कोई एप्लीकेशन हो सकता है जो जिससे यूज़र इंटरेक्ट करके सर्वर से बात करता है ना, FTP सर्वर से बात करता है। हो गया, तो ये हो गया। इट अलाउ यूजर टू सेंड कमांड्स टू द सर्वर फॉर फाइल ऑपरेशन सच एज अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, रीनेमिंग और डिलीटिंग फाइल्स। तो इससे क्या होता है कि ये जो FTP क्लाइंट होते हैं, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि वो भाई इसका यूज़ करके, मतलब एप्लीकेशन का यूज़ करके सर्वर से बात करे। और जैसे कि कोई भी फाइल ऑपरेशन हो गया, लाइक अपलोड करना, फाइल को डाउनलोड करना, रीनेम करना, डिलीट करना, वो सब कर सकता है। तो उसी को क्या कहते हैं, FTP क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट का ये काम है। फिर देखिए FTP सर्वर क्या होता है। तो द FTP सर्वर इज़ अ प्रोग्राम और सर्विस दैट रन्स ऑन अ होस्ट मशीन लिसनिंग फॉर इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम FTP क्लाइंट्स। इट मैनेज एक्सेस टू फाइल एंड डायरेक्टरीज, रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड परफॉर्म्स फाइल ऑपरेशन एज इंस्ट्रक्टेड। तो FTP सर्वर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो क्लाइंट जहाँ से मांग रहा है चीज़ें वही तो हुआ ना सर्वर। तो FTP सर्वर क्या हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है या फिर कोई सर्विस हो सकता है जो कि होस्ट मशीन पे चलता है ना, यानी कि होस्ट उस पर काम करता है, होस्ट का रहता है वो चीज़। और इसका काम क्या होता है, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है FTP क्लाइंट से उसको सुनना और उसके हिसाब से काम करना। ठीक है, ये वही करता है कि एक्सेस करता है फाइल को, है ना, फाइल को एकदम अच्छे से मैनेज करता है, डायरेक्टरी वगैरह कुछ होते हैं उन सबको मैनेज करता है। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्स भेजता है, और फिर जितने भी फाइल ऑपरेशन होते हैं वो सब FTP सर्वर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने दोनों का रोल देख लिया, FTP क्लाइंट और सर्वर का। अब और हम लोग को पूछा है कि कैसे क्लाइंट होता है, बेसिक स्टेप्स परफॉर्म बाय अ क्लाइंट ड्यूरिंग एन FTP सेशन। ठीक है, तो यानी कि क्लाइंट क्या क्या काम करता है ये FTP सेशन में। तो चलिए ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, है ना। तो द क्लाइंट इनिशिएट्स अ कनेक्शन टू द FTP सर्वर यूजिंग एन IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो क्लाइंट है अगर पहले उसको FTP मतलब फाइल के साथ कुछ भी काम करना है तो पहले वो क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा, है ना, मतलब उस सर्वर्स को भेजेगा कि भाई मेरे को कनेक्शन बनाना है आपके साथ, मेरे को फाइल वाइल शेयर करना है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा कनेक्शन FTP सर्वर से, उसका IP एड्रेस ले लेगा, पोर्ट नंबर से ले लेगा, और फिर उससे क्या करेगा, एक कनेक्शन बनाएगा। ये हो गया। टिपिकली पोर्ट 21 फॉर कमांड्स, यानी कि ये पोर्ट 21 पे नॉर्मली जो होता है काम करता है वो होता है पोर्ट 21। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ से उन लोगों ने कनेक्शन बना लिया। फिर आएगा ऑथेंटिकेशन। द क्लाइंट सेंड्स लॉगिन क्रेडेंशियल, यूजर नेम और पासवर्ड टू द सर्वर। इफ द क्रेडेंशियल आर वैलिड द सर्वर ग्रांट्स एक्सेस टू द क्लाइंट।
ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है ना कि भाई मैं आपके साथ मतलब एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो वो अपना क्या करेगा, लॉगिन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अपने सर्वर में अपना यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, ये सब डाल के उसमें लॉगिन करना चाहेगा सर्वर पे। फिर वो सर्वर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, अगर सब कुछ सही है तो लॉगिन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन। फिर आएगा नेविगेशन। वंस कनेक्टेड द क्लाइंट कैन नेविगेट थ्रू द सर्वर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूजिंग कमांड लाइक ls टू लिस्ट फाइल्स और cd टू चेंज डायरेक्टरीज। फिर आएगा नेविगेशन, यानी कि अब कनेक्शन हो गया है तो अब क्लाइंट क्या करेगा, नेविगेट करेगा सर्वर के थ्रू, सर्वर के डायरेक्टरी के थ्रू। जैसे कि लिस्ट करना हो फाइल को तो ls का यूज़ कर लेगा, cd करना होगा, अगर कोई डायरेक्टरी वगैरह में चेंज करना होगा तो वो सब कर सकता है cd कमांड का यूज़ करके। तो इससे क्या होगा, नेविगेशन कर पाएगा। उसके बाद आएगा फाइल ट्रांसफ़र। अब जो भी उसको फाइल, जिस काम के लिए वो लॉगिन किया है, अगर वो ऐसा कुछ है फाइल ट्रांसफ़र वगैरह, तो वो सब करेगा। तो द क्लाइंट कैन परफॉर्म वेरियस फाइल ऑपरेशन सच एज अपलोडिंग, तो सेंडिंग्स फाइल्स फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर यूजिंग द पुट कमांड। फिर डाउनलोड भी कर सकता है, रिट्रीविंग फाइल्स फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट यूजिंग द गेट कमांड, और डिलीट और रीनेम वगैरह भी कर सकता है, मॉडिफाइंग फाइल्स ऑन द सर्वर यूजिंग कमांड लाइक डिलीट और रीनेम। तो वही फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे कि कुछ अपलोड करना होगा तो अपलोड कर सकता है ना। सेंड करना होगा फाइल को, मतलब क्लाइंट अपना सेंड करना चाहता है तो वो सेंड करेगा पुट कमांड का यूज़ करके। यहाँ पे देखिए, अगर कुछ डाउनलोड करना है यानी कि रिट्रीव करना है फाइल सर्वर से, तो उसके लिए क्या करेगा, गेट कमांड का यूज़ कर लेगा। फिर अगर कुछ डाउनलोड और डिलीट वगैरह करना है, मतलब सॉरी डिलीट और रीनेम करना है, तो वो सब का भी जैसे डिलीट और रीनेम का यूज़ करके ये सब भी काम कर सकता है। तो ये हो गया फाइल ट्रांसफ़र। फिर आएगा सेशन टर्मिनेशन। द क्लाइंट्स एंड्स दिस सेशन बाय सेंडिंग अ क्विट कमांड टू द सर्वर। जब ये सब काम पूरा हो जाएगा, मान लीजिए जिसके लिए भी वो लॉगिन किया है वो सब काम हो गया, तो फिर वो टर्मिनेट भी करेगा। ये जो सेशन, मतलब ये जो इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी, कनेक्शन बना था, उस सेशन को बंद भी करेगा। जब जैसे काम हो गया तो क्लाइंट क्या करेगा, सेशन को बंद करने के लिए क्विट कमांड का यूज़ करेगा सर्वर से, और फिर पूरा कनेक्शन बंद हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से पूरा ये बेसिक स्टेप्स परफॉर्म होते हैं जो क्लाइंट करता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कितना चीज़ पढ़ लिए हैं। याद रखिएगा, आप एक एक चीज़ पढ़े हो। पहले आपने FTP के बारे में पढ़ लिया है ना, कि FTP क्या होता है वो पढ़ लिए। फिर जबकि रोल्स पढ़ लिए कि FTP क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, उसके बारे में। और फिर आप लोगों ने स्टेप्स भी देख लिया। तो अगर मान लीजिए आपसे नॉर्मल पूछता है कि भाई FTP क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दो, चलो आपको नहीं आता है, आप ये लिख दोगे इतना दूर कि भाई FTP ये होते हैं, और इसके अंदर भी भाई हम लोग के रोल्स होते हैं, FTP क्लाइंट का क्या काम होता है, सर्वर का क्या काम होता है। तो अगर ये सब भी लिखोगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 5, 6, 7 आराम से मिलेगा, समझे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर B देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला PDF चाहिए ना, BCS 52, ये जो दिसंबर 23 हम लोग जो पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ये पूरा प्लेलिस्ट जो है, इसी का अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए तो मैं ये वाला PDF आपको वहाँ दे दूँगा। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, ठीक है। तो आप चलिए हम लोग इसका B नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, राइट एंड एक्सप्लेन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम यूज्ड बाय द राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ IP राउटिंग। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो BCS 52 में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सबको टॉपिक की तरह पढ़ना है। और मैं ये इसलिए बोला था ना क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत सारे रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन का स्टाइल चेंज कर देगा लेकिन बात वही रहेगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है ना, ये आपका कई बार प्रीवियस में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने इसका BCS 52, ये जो मैं दिसंबर 23 करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने जून 24 का भी करवा दिया था, तो उसमें भी ये डिस्टेंस वेक्टर के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे देखिए इससे एक बात प्रूफ हो जाता है कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि जस्ट पहले वाला पढ़ने से एग्जाम में नहीं आएगा, जैसे देखिए ये जो दिसंबर 23 का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद ही ना जून 24 का हुआ था, यानी कि जून 24 से पहले दिसंबर 23 का एग्ज़ाम था। तो जो लोग ये सोच के गए होंगे कि भाई मैं तो जून 24 का देने चाह रहा हूँ तो दिसंबर 23 का तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। देख रहे, एकदम यही सेम क्वेश्चन उठ के आया था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में। तो अगर आप लोगों ने ये पढ़ के गए होते तो आप वो वाला क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करके आ पाते। तो यही बात है। चलिए हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा लिखा है। तो पहला क्या है, इनिशियलाइजेशन। तो देखिए डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, देखिए पूरे जो नेटवर्क होता है ना, मान लीजिए नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। तो एक डिवाइस से मान लीजिए आपको B पे कुछ भेजना है ना, कोई भी पैकेट भेजना, कोई भी डेटा भेजना है, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड होता है ना, यानी कि A से B में पहुँचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो वो हम लोगों का डिस्टेंस वेक्टर से फाइंड हो जाता है। ये एक तरह का वही स्टाइल होता है जिससे हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। ईच राउटर इनिशिएट्स
initialize its routing table. The cost to reach itself is set to 0 and the cost to reach all other directly connected neighbors is set to the corresponding link cost. The cost to all other router is set to infinity. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, यानी कि एक टेबल बनेगा, राउटिंग टेबल जिसमें कहते हैं, जिसमें जितने भी है ना डिवाइस वगैरह सब लोग अपने आप को मतलब अपने कॉस्ट रीच टू इससे है ना, मान लीजिए ए से आपको ए में पहुंचना है तो ऑब्वियस बात है 0 लगेगा, तो इसलिए वो 0 कर देगा। और फिर जितने भी कॉस्ट है यानी कि ए से जितने भी डायरेक्ट कनेक्टेड है यानी कि उनसे जो नेबर कनेक्टेड है उन तक पहुंचने में कितना लग रहा है कॉस्ट, उन सबको भी नोट कर लेगा। और बाकी जो और एक्स्ट्रा है ना, और भी नेटवर्क होंगे ना जो ए से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उन सबको इन्फिनिटी पे सेट कर देगा। तो इससे क्या हुआ, ये हम लोगों ने एक टेबल बनाया, ये हो गया। उसका देखिए डिस्टेंस वेक्टर एक्सचेंज। ईच राउटर periodically send its routing table or distance vector to its directly connected neighbors. This update typically occurs at fixed intervals. फिर आएगा डिस्टेंस वेक्टर एक्सचेंज, यानी कि जो टेबल बना है ना, जिस सब लोगों जैसे जितने भी राउटर्स वगैरह जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है सब लोगों ने अपना अपना टेबल बनाया, मान लीजिए ABCD करके है 4 टेबल, तो सब ने अपना अपना टेबल बनाया। अब क्या होगा, ये जो जितने भी टेबल बने ये सब अपने अपने नेबर को सेंड करेगा। ए से मान लीजिए B कनेक्टेड है और C कनेक्टेड है, तो ए जो है अपना टेबल B को भेजेगा, C को भेजेगा, B भी अपना टेबल A को भेजेगा, C भी अपना टेबल A को भेजेगा। इस तरह से सब लोग अपना टेबल को एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो यही हो गया। उसके बाद देखिए अपडेट राउटिंग टेबल्स। अपॉन रिसीविंग अ डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम अ नेबर, अ राउटर अपडेट्स इट्स ओन राउटिंग टेबल फ्रॉम ईच एंट्री इन द नेबर्स टेबल। ठीक है, आप क्या करेंगे, सब लोग अपने अपने टेबल को अपने नेबर के साथ शेयर किया है, तो अब क्या करेगा, सब लोग अपना टेबल को राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा नेबर के हिसाब से जो उसको मिला है। तो देखिए इट कैलकुलेट्स द कॉस्ट टू रीच ईच डेस्टिनेशन थ्रू द नेबर। इफ दिस कॉस्ट इज लोअर देन द करेंटली नोन कॉस्ट टू रीच दैट डेस्टिनेशन द राउटिंग टेबल इज अपडेटेड। फिर यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ए को क्या B ने भेजा, C ने भेजा है, तो सब ए के पास आया, तो अब वो देखेगा कि भाई मैं ए से C में मेरे को पहुँचने में मान लीजिए 10 रुपये लग रहा है, और अगर मैं B से C पे जाऊँ तो मुझे 6 रुपये लग रहा है ना। तो वो क्या करेगा, अपना अपडेट कर देगा कि अगर मैं B से पहुँचूँ तो मेरे को कम पैसे में लगेंगे, है ना। शॉर्टेज फाइंड करना है, तो सब लोग अपने हिसाब से जो जो टेबल मिला है उनको उनके हिसाब से वो लोग अपना टेबल अपडेट कर देगा। मैं आगे एग्जांपल में आपको ये चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आएगा कन्वर्जेंस। तो द प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल ऑल राउटर हैव कंसिस्टेंट एंड अप टू डेट राउटिंग टेबल्स, मीनिंग दे ऑल हैव द सेम इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी। फिर क्या होगा, ये चीज़ चलते रहेगा, यानी ये प्रोसेस जो है टेबल शेयर होंगे, सब लोग एक दूसरे के साथ टेबल शेयर करते हैं, और ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि सारे राउटर यानी जितने भी डिवाइस हैं वो सब का डेटा सबके पास ना आ जाए, और पूरे जितने भी नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं सबके बारे में सबको ना पता चल जाए। ठीक है, ये तब तक चलते रहेगा। तो यही हो गया। उसके बाद देखिए हैंडलिंग चेंजेस। इफ़ अ लिंक गोज डाउन और अ न्यू राउटर इज एडेड, द अफेक्टेड राउटर विल अपडेट इट्स डिस्टेंस वेक्टर एंड इन्फॉर्म इट्स नेबर हु विल देन अपडेट देयर टेबल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद आएगा हैंडलिंग चेंजेस। ये एक्स्ट्रा चीज़ें, मान लीजिए आप टेबल मतलब नेटवर्क में कोई और डिवाइस भी आ गया है ना, कोई और एक्स्ट्रा डिवाइस की एंट्री हो गई, तब वो एक्स्ट्रा डिवाइस की एंट्री हो गई है तो उस तक पहुंचने में भी किसी को कुछ रुपए तो लगेंगे ही, तो वो जिसको लगेंगे वो अपना टेबल अपडेट करेगा, और अगर ये टेबल अपडेट करेगा तो वो अपने नेबर के साथ शेयर करेगा। तो इस तरह से सब लोग अपना चेंजेस करेंगे, है ना, कि नया आया है डिवाइस या फिर मान लीजिए कुछ डिलीट हो गया है तो उसके हिसाब से भी टेबल सबका अपडेट होगा। तो इसी तरह से चेंजेस होंगे, हैंडलिंग चेंजेस। तो देखिए ये पूरा था हम लोग का डिस्टेंस वेक्टर का एल्गोरिथम। मैंने बहुत ही नॉर्मल भाषा में लिखा है ना, एकदम सिंपल में, ताकि आप लोगों को याद करना हो तो आराम से याद कर सको, खुद से भी लिख सकते हो, मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। अब चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस वेक्टर, यही चीज़ मैंने जून 24 में भी आपको सेम एग्जांपल बताया था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये नेटवर्क है जिसमें 3 ही डिवाइस है, A, C और D। ठीक है, आप देखिए अपने हिसाब से ज़्यादा डिवाइस बना सकते हो, ज़्यादा राउटर बना सकते हो। ये A जो C और जो D है ये राउटर ही है, इसको डिवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 बनाया है, तो हम लोग का नेटवर्क में 3 ही डिवाइस है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखे, इन द नेटवर्क शोन बिलो देयर आर 3 राउटर्स A, C, D एंड विद द फॉलोइंग वेट, यानी कि A, C से जाने में 8 रुपये, C और D में 4 रुपये और D से A में 3 रुपये। तो इस तरह से हम लोग का ये वेट है, जो कॉस्ट कह सकते हो, वेट कह सकते हो अपने हिसाब से। तो आप देखिए स्टेप 1 में क्या होगा, ईच राउटर इन द DVR यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग नेटवर्क शेयर इट्स राउटिंग टेबल विथ every neighbor. For example, A will share its routing table with neighbor C and D and neighbor C and D will share their routing table with A. तो मैंने क्या बोला था कि जब ये होता है सब लोग अपना टेबल बनाता है राउटिंग टेबल, उसके बाद क्या होता है सब लोग अपना टेबल को अपने नेबर के साथ शेयर करता है। तो यहाँ देखिए ए का नेबर कौन है, जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है डायरेक्टली। देख रहे ए से C कनेक्टेड है, A से D भी कनेक्टेड है,
तो अपना ए जो टेबल बनाया है वो सी को शेयर करेगा और डी को भी करेगा, डी भी ए को करेगा, सी को करेगा, सी भी डी को करेगा, ए को करेगा, है ना। तो सब लोग एक दूसरे के साथ टेबल शेयर करेगा। तो ये सब टेबल है। तो यहाँ पे देखिए एक ए का टेबल के लिए तो ए से ए में जाने में 0 रुपया, ऑब्वियस सी बात है। ए से सी में जाने में, तो ए से अगर सी में जाना है तो कितना रुपया लगेगा, 8 रुपया, है ना। यहाँ पे देखिए 8। फिर ए से डी में जाने में, तो ए से डी में जाने में 3 रुपया लग रहा है। तो ये ए का टेबल बना। सेम विथ सी का टेबल है। तो सी से ए में जाने में कितना लग रहा है, सी से ए में जाने में 8 रुपया लग रहा है, तो वही लिखा है। सी से सी में 0 और सी से डी में 4 रुपया, सी से डी में 4 रुपया, है ना। फिर यहाँ पे देखिए डी का भी टेबल बनेगा। तो डी से ए में जाने में कितना लग रहा है, तो डी से ए में जाने में 3 रुपया लग रहा है, वही लिखे हैं। डी से सी में 4 रुपया और डी से डी में तो ऑब्वियस सी बात है 0 रुपया। तो इस तरह से ये सब टेबल बना, सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो आप देखिए जब शेयर करेगा तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये जो ए को सी ने और डी ने शेयर किया, है ना। ऑब्वियस सी बात है सी अपना नेबर को करेगा। तो अभी मान के चलते ए को पकड़ के रखते हैं, ये अभी मेन है। तो सी ने ए को किया, डी ने भी ए को किया। तो देखिए जब सी ने करेगा तो ए देखेगा कि अच्छा मेरे को ए से सी में जाने में मेरे को तो 8 रुपये लग रहा है ना। वो देखेगा ए से सी में जाने में मेरे को तो 8 रुपये लग रहा है। अच्छा भाई डी तेरे को सी में जाने में कितना रुपये लग रहा है, तो बोलेगा डी बोलेगा मेरे को सी में जाने में 4 रुपये लग रहा है ना। डी का टेबल से वो देखेगा डी तेरे को सी में जाने में कितना लग रहा है, तो यहाँ से वो देखेगा अच्छा 4 रुपये लग रहा है, ओके 4 रुपये लग रहा है। अब मेरे को तेरे तक आने में 3 रुपये लग रहा है। फिर वो देख लेगा अपने टेबल से ए से डी में जाने में मेरे को तो 3 रुपये लग रहा है, यानी कि अगर मैं तेरे से हो के अगर सी पे पास जाऊँ तो मेरे को 3 + 4 7 ही रुपये लगेंगे। तो अरे भाई ये तो अच्छा है ना, ये तो सस्ता हो गया मेरे को। मैं ए से सी में डायरेक्ट जा रहा हूँ तो मेरे को 8 लग रहा है, अगर मैं तेरे वाया जा रहा हूँ तो मेरे को 7 रुपये लग रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, अपना टेबल अपडेट कर लेगा। यहाँ पे देखिए ए से सी में जाने में 7 रुपया और डी में 3 रुपया, तो वही लिखे। एंड स्टेप 2 में इफ़ द पाथ वाया नेबर इज लेस वही अगर नेबर से जाने में अगर एक्सपेंसिव लेस एक्सपेंसिव है तो क्या करेगा, राउटर एडजस्ट इट्स लोकल टेबल टू सेंड पैकेट टू दी नेबर, है ना। वही अपना टेबल को अपडेट कर देगा। इन दिस टेबल द राउटर अपडेट द लोअर कॉस्ट ऑफ फॉर ए एंड सी बाय अपडेटिंग द न्यू वेट फ्रॉम 8 to 7 इन राउटर ए एंड फ्रॉम 8 to 7 इन राउटर सी। वही ए से सी में यहाँ पे भी देखिए टेबल अपडेट होगा। देखिए सी के साथ जब हम लोगों को मान लीजिए यहाँ पे इसको जाना है, सी से ए में जाना है ना। तो सी से ए में जाने में 8 रुपये लग रहा है और फिर वो बोलेगा भाई डी तेरे को कितना रुपये लगता है ए में जाने में, तो डी बोलेगा मेरे को तो 3 रुपये लगता है। अच्छा तेरे को 3 लगता है, अब मेरे को तेरे तक आने में 4 रुपये लगता है। तो अगर मैं अगर तेरे होके ए के पास जाऊँगा तो मेरे को 7 रुपये लगेंगे, है ना। तो यानी कि सी से यहाँ पे डी का 4, फिर 4 से यहाँ पे 3 तो 7। यहाँ पे देखिए सी भी अपना टेबल अपडेट करेगा। तो वही चीज़ लिखे हैं, देखिए सी से पहले 8 रुपये लग रहा था ए में जाने में, अब क्या लग रहा है सी को 7 रुपये लग रहा है। तो इस तरह से वही चीज़ यहाँ पे अपडेट हो गया। अब फिर सारा आपको अपडेट हो गया है। तो द फाइनल रिवाइज राउटिंग टेबल विद द रिड्यूस कॉस्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर ऑल राउटर ए सी एंड डी इन शो ब्लू। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल टेबल बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3 लिया था, अगर आप इसको यहाँ पे ज़्यादा राउटर ले लो, मतलब ए बी सी डी 4 ले लियो, तो उसके हिसाब से आपका स्टेप्स भी बढ़ जाएगा, टेबल भी आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना है तो नॉर्मल सा लिखिए, ये वाला टेबल आप आराम से बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए फाइनल में क्या हो जाएगा, ए से ए में जाने में देख रहे ये जो बना ए से ए में जाने में तो ऑब्वियस सी बात है 0 लगेगा। ए से सी में जाने में तो 7 रुपया अपडेट हो गया था, है ना। फिर ए से डी में जाने में 3 रुपया लग रहा है। फिर सेम देखिए सी से ए में जाने में, तो ये वाला टेबल सी से ए में जाने में 7 रुपया लग रहा है। फिर देखिए सी से सी में जाने में 0 और सी से डी में जाने का 4 रुपया। तो इस तरह से ये पूरा फाइनल टेबल हम लोग का बन जाएगा सभी के लिए, है ना। तो इस तरह से ये होता है पूरा डिस्टेंस वेक्टर। मैंने यहाँ पे तो अच्छे से समझा दिया। जब आप जून 24 का देखने जाओगे ना तो आपको सेम चीज़ फिर से मिलेगा, फिर से यही एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ उसमें भी। तो अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बोल देता तो भाई मैंने बना दिया जून 24 का, जाके देख लो, पर मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं आपको हर वीडियो में समझा देता हूँ ताकि आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए, है ना। आप चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, 1 का सी। तो ये क्या है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 2 ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे पता है ये जो ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये क्वेश्चन भी आपका जून 24 में पूछा था, लेकिन अलग ढंग से था। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई 2 ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में बताओ, और जून 24 में क्या पूछा था, POP3 क्या होता है और IMAP क्या होता है। तो ये जो POP3 और IMAP है ना, ये सब ईमेल का ही पार्ट है, ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखें, जो लोगों को आइडिया होगा कि अच्छा भाई हाँ ये ईमेल प्रोटोकॉल जो है, ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी के अंदर ये POP3 और IMAP आता है, तो वो फटाक से कैच कर लिए होंगे क्वेश्चन को और फिर आंसर भी लिख दिए होंगे। तो मैं यही बोला हूँ, टॉपिक पढ़ना है हमेशा। तो बोल जाए ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रहे हैं
लेकिन क्या पहला क्या पढ़ रहे हैं, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, SMTP, और ये किसका पार्ट है, तो मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पार्ट है ना। तो इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रखा है। मैं चाहता तो वही POP3 और IMAP अलाउड रख सकता था, पर मैं यहाँ पे जानबूझ के अलग रखा हूँ ताकि मान लीजिए अगर आप कोई एक भूल भी जाते हो तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो ये हो गया हम लोग का पहला ट्रांसफ़र फॉर्म, जहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको क्या बोलते हैं, SMTP। तो ये क्या होता है, तो SMTP इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट। इट ऑपरेट्स ओवर TCP यानी कि ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड टिपिकली यूजेस पोर्ट 25 फॉर कम्युनिकेशन। तो क्या होता है SMTP, वही नाम से पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मेल ट्रांसफ़र करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वही होता है ये, जिसमें क्या होता है कि हम लोग ईमेल को अक्रॉस दी इंटरनेट भेज सकते हैं, है ना, सेंड कर सकते हैं। इट ऑपरेट्स कहाँ पे ऑपरेट होता है, तो TCP पे, है ना, एंड टिपिकली यूजेस पोर्ट 25, वही कि जो नॉर्मली जिस पोर्ट पे ये SMTP चलता है वो है हम लोग का 25 फॉर कम्युनिकेशन। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल मेल ट्रांसफ़र का नॉर्मल सा डेफिनेशन। इसके देखिए फंक्शनलिटी, या फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलिए या फिर हाउ इट्स वर्क बोलिए, सेम चीज़ है ना। तो ये हो गया फंक्शनलिटी, क्या है, सेंडिंग ईमेल्स। तो SMTP इज़ प्राइमली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स फॉर अ क्लाइंट टू अ सर्वर और बिटवीन सर्वर। तो इसका मेन फंक्शनलिटी क्या होता है SMTP का, कि ईमेल को क्लाइंट से सर्वर पे भेजना या फिर सर्वर टू सर्वर भेजना, है ना। मेजोरिटी टाइम सर्वर टू सर्वर भेजने का ही काम होता है SMTP का, है ना, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ईमेल पे को भेजना। तो ये हो गया। उसका देखिए, व्हेन अ यूजर सेंड्स एन ईमेल, द ईमेल क्लाइंट कम्युनिकेट्स विद द SMTP सर्वर टू रिले द मैसेज। ठीक है, तो यानी कि जब यूज़र जो है ईमेल सेंड करना चाहता है, मतलब सेंड करता है ईमेल, तो जो ईमेल क्लाइंट है ना वो कम्युनिकेट करता है SMTP सर्वर से टू रिले द मैसेज, यानी कि मैसेज को रिले करवाने के लिए वो सर्वर के पास चला जाता है ना। अब ये क्या होता है, रिले मैकेनिज्म क्या है, तो SMTP सर्वर्स कैन रिले emails to other SMTP server until the email reaches its destination. This process may involve multiple hops across different servers. तो रिले करना मतलब एक तरह से भेज देना, है ना। तो वो जो सर्वर है वो मैसेज कर देता है दूसरे SMTP सर्वर पे, है ना, जब तक वो मेन जहाँ पे उसको पहुँचना है, जिस ईमेल, मान लीजिए A से B पे पहुँचना है, ठीक है, तो A से B पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, पहले A के पास जो अपना सर्वर है उसको भेजेगा ये, फिर वो जो सर्वर है वहाँ से उठा के किसी और सर्वर पे भेजेगा जिससे वो B पे पहुँच जाए, है ना। तो फिर वो उस सर्वर पे भेजा, मान लीजिए उस सर्वर से भी डायरेक्ट B पे नहीं जा सकता, तो वो जो सर्वर है वो भी किसी और सर्वर पे भेजेगा, और फिर वो जो फाइनल सर्वर है वो B के पास भेज देगा। तो इस तरह से क्या करना, रिले करना मैसेज को। तो सर्वर कैन रिले ईमेल अदर, वही SMT सर्वर पे भेजेगा, दूसरे पे भेजेगा, जब तक वो मैसेज जो है डेस्टिनेशन तक ना पहुँच जाए। और इसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल होप्स मतलब वही राउटर बोल दीजिए, होप्स बोल दीजिए, या फिर सर्वर बोल दीजिए, है ना। तो इस तरह से ये हम लोग का पूरा, इसमें बहुत सारे सर्वर भी यूज़ हो सकते हैं पहुंचने में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है कमांड्स एंड रिस्पॉन्स। तो SMTP यूजेस आर सीरीज ऑफ कमांड्स लाइक हेलो, मेल फ्रॉम, RCPT2 एंड डेटा, फॉलो बाई रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द सर्वर टू मैनेज द ईमेल ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे वही कमांड भी यूज़ होते हैं, जैसे कि मतलब ईमेल को भेजने के लिए, है ना, कि मेल फ्रॉम, कहाँ से मेल आ रहा है, कहाँ पे भेज रहे हैं, उसके अंदर डेटा क्या है, ये सब का यूज़ होता है। साथ में क्या होता है कि रिस्पॉन्सेज वगैरह भी होते हैं, कि सर्वर जो है किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करेगा, कहाँ पे भेजेगा, तो वो सब भी हम लोग यूज़ करते हैं पूरे मेल के अंदर, ठीक है। तो ये होता है कमांड एंड रिस्पॉन्स। तो इस तरह से पूरा देखिए हम लोगों ने SMTP के बारे में देख लिया है। अगर मान लीजिए आपसे नॉर्मल भी पूछता है ना SMTP क्या होता है, तो भी आप अगर ये पूरा लिख के आते हो तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से मैंने आंसर लिखा है, ताकि आपको अगर डायरेक्ट ये भी पूछे तो भी आप इसका आंसर लिख के आ पाओ। अब चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि POP3। तो ये क्या होता है, POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर। इट ऑपरेट्स ओवर TCP एंड टिपिकली यूजेस पोर्ट 110 फॉर कम्युनिकेशन विद सिक्योर कनेक्शन यूजिंग पोर्ट 995। तो ये क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये भी एक तरह का हम लोग का प्रोटोकॉल ही होता है, जिसमें ईमेल सेंड करना होता है क्लाइंट टू सर्वर, वही चीज़ है ना। मतलब ईमेल क्या करता है, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं सर्वर से, ठीक है। तो ये होता है POP3। ये भी हम लोग का TCP में चलता है, वही 110 पोर्ट पे काम करता है। इसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, तो ईमेल रिट्राइवर,
तो POP3 allow user to download emails from the server to their local device. Once downloaded, email can be accessed offline. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इसकी फंक्शनलिटी कि हम लोग ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मेन काम यही होता है कि आप सर्वर से ईमेल को डाउनलोड कर लीजिए और फिर जैसे ही आप डाउनलोड करते हो सर्वर से वो ईमेल डिलीट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैंने ये जो पोस्ट ऑफिस को बताया ना, इसको मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट में बनाया है। यहाँ पे नॉर्मल आंसर लिखा, फिर फंक्शनलिटी बताया हूँ। जब जून 24 में देखने जाओगे तो वहाँ पे अलग ढंग से लिखा हूँ। तो आपको जो सही लगता है ना, जो आपको पसंद है, जिसको याद करना आपके लिए आसानी होता है, उसको आप अपने स्टाइल से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। कैसे होता है कि क्या करो, डाउनलोड कर लो सर्वर से और फिर सर्वर से डिलीट हो जाता है और आपके लोकल डिवाइस में सेव हो जाता है। तो जब लोकल डिवाइस में आ गया तो आप आराम से उसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। उसके जाता है सिंपल ऑपरेशन। द प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिंपल कमांड्स टू लॉग इन, रिट्रीव ईमेल, डिलीट ईमेल फ्रॉम द सर्वर एंड लॉग आउट। तो इसका ऑपरेशन क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। क्या है भाई, सिंपल कमांड से लॉग इन करो, अपने ईमेल को रिट्रीव करो यानी डाउनलोड वगैरह करो, फिर वहाँ से ईमेल से सर्वर से डिलीट हो जाता है, फिर लॉग आउट कर जाओ। तो ये बहुत सिंपल ऑपरेशन। फिर कहता है स्टोरेज मैनेजमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट POP3 रिमूव्स ईमेल फ्रॉम द सर्वर आफ्टर दे आर डाउनलोडेड, ऑल्दो सम कन्फिगरेशन अलाउ फॉर कीपिंग अ कॉपी ऑन द सर्वर। तो स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है इसका, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसा कि मैंने क्या बोला, जैसे ही आप ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करते हो सर्वर से वो ईमेल डिलीट हो जाता है। तो वही चीज़ है, लेकिन ऐसे कुछ कन्फिगरेशन है, कोई एप्लीकेशन वगैरह है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो कि कॉपी रख सकते हो सर्वर के ऊपर। हालांकि ये भी बहुत कम ही होता है। नॉर्मल क्या है कि जैसे आप सर्वर से मतलब ईमेल को डाउनलोड किए वो वहाँ से डिलीट हो गया। तो ये हो गया आप लोग का POP3 के बारे में, है ना। तो यहाँ पे 2 ईमेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर D देख लेते हैं। 1 का D तो क्या है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टूल्स या यूटिलिटीज़। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए 4 टूल्स के बारे में दिया हुआ है। 2.5 मार्क्स का एक है, यानी टोटल 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए पहला है पिंच। तो पिंच क्या होता है, तो पिंच इज़ अ कमांड लाइन यूटिलिटी यूज टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन अ IP नेटवर्क एंड मेजर द राउंड ट्रिप टाइम फॉर मैसेजेस सेंड फ्रॉम द ऑरिजिनेटिंग होस्ट थ्रू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो पिंच क्या होता है, कमांड लाइन यूटिलिटी होता है जिससे हम लोग रीच चेक करते हैं, अपने IP एड्रेस का, अपने होस्ट का रीच चेक करते हैं कि वो कितना दूर जा सकता है ना। रीचेबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन एन IP नेटवर्क, यानी कि वही नेटवर्क के ऊपर रीच चेक करना कि ये कितना दूर जा सकता है, इसकी कितनी क्षमता है वो। एंड मेजर द राउंड ट्रिप टाइम फॉर मैसेज सेंड फ्रॉम दी, वही कि मतलब कितना टाइम लगेगा इसको, अगर मैं यहाँ से A से मतलब सोर्स से अगर डेस्टिनेशन तक भेजना चाहूँ, A से B तक भेजना चाहूँ तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो वही होता है पिंच, है ना। पिंच से हम लोग रीच चेक करते हैं कि भाई कितना दूर पहुँच सकता है ये चीज़। तो वही होता है। इसका यूज़ केस क्या होता है, तो कनेक्टिविटी चेक, डिटरमाइन इफ़ अ रिमोट होस्ट इज़ रीचेबल। तो इसमें क्या होगा कि पहले कनेक्टिविटी चेक करेगा, यानी कि मान लीजिए A से B पे भेजना है तो पहले B को देखेगा कि भाई B तुम रेडी है, तुम मेरा डेटा को ले पाएगा कि नहीं। तो वही कि रिमोट होस्ट जो है वो रीचेबल है कि नहीं, पहुंच सकते हैं कि नहीं B तक, वो चेक हुआ। फिर आएगा लेटेंसी मेजरमेंट। तो मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर पैकेट टू ट्रैवल टू द डेस्टिनेशन एंड बैक, है ना। फिर हम लोग लेटेंसी मैनेजमेंट भी करेंगे, यानी कि A से B में भेजने में कितना समय लगने वाला है, वो चीज़ का भी फाइंड हम लोग पिंच से कर लेंगे कि भाई अगर तू A से B में भेजेगा ना तो तेरे को 5 मिनट का समय लगेगा। तो इससे क्या हो गया, लेटेंसी मेजरमेंट भी हो गया। फिर आएगा पैकेट लॉस डिटेक्शन। तो आइडेंटिफाई पैकेट लॉस इन अ नेटवर्क पाथ इंडिकेटिंग पोटेंशियल इशू। तो यहाँ पे क्या होता है, पिंच आपका पैकेट लॉस वगैरह, अगर मान लीजिए पैकेट मतलब वही डेटा समझिए, तो अगर आपका डेटा बीच में लॉस हो जाता है तो ये रिकवरी करने में भी आपको मदद करता है। वो डिटेक्ट भी कर लेता है कि भाई ये जो पैकेट भेजा था ना वो लॉस्ट हो गया है किसी कारणवश, तो इसको तुम फिर से भेज, समझे। तो पिंच से हम लोग ये सब भी काम कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया पिंच। उसके बाद क्या, ट्रेसट और ट्रेस रूट। तो ये क्या होता है, ट्रेसट विंडोज़ में यूज़ होता है और ट्रेस रूट क्या होता है, यूनिक्स और लिनक्स वगैरह में यूज़ होता है। इज़ अ नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल दैट ट्रेसेस द पाथ पैकेट टेक टू रीच अ डेस्टिनेशन। इट शो ईच होप अलॉन्ग द राउट एंड द टाइम टेकन फॉर ईच होप। तो ये क्या होता है, ट्रेस रूट। नाम से पता चलेगा कि रूट फाइंड करने के लिए जो हम लोग कमांड का यूज़ करते हैं, है ना, जो टूल का यूज़ करते हैं वही होता है ट्रेस रूट, समझे। ये क्या करता है कि हम लोगों को पूरा पाथ बताता है, यानी कि ये जो पैकेट हम लोग भेज रहे हैं, ये जो डेटा हम लोग A से B में भेज रहे हैं, ये किस रास्ते होके जाएगा और इसके बीच कितने होप आएंगे, यानी कि भाई डिवाइसेस कह लीजिए, सर्वर कह लीजिए, कितने सर्वर्स बीच में आएंगे, कितने डिवाइस इसके बीच में आएंगे, तब वो पहुँचेगा। वो हम लोग का ट्रेस रूट से पता चलता है, ठीक है।
तो वही है पाथ पैकेट्स टू टेक रीच डेस्टिनेशन ईच होप अलॉन्ग द रूट एंड टाइम टेकिंग टू ऑफ ईच होप, यानी कि कितना टाइम लग रहा है पहुँचने में, कितने होप पे, वो सब है। इसका यूज़ केस क्या होता है, तो पाथ एनालिसिस, तो आइडेंटिफाई द रूट टेकन बाय अ पैकेट्स टू रीच अ डेस्टिनेशन, वही पहले पाथ एनालिसिस जैसा मैंने बताया कि आइडेंटिफाई करना कि रूट कौन सा रूट लेगा ये, यानी ये पैकेट किस रूट होके जाएगा, वो पहले पाथ एनालिसिस करना। फिर आएगा ट्रबल शूटिंग, तो डिटरमाइन वेयर डिलेज और फेलियर अकर अलॉन्ग द रूट। फिर यहाँ पे ट्रबल शूटिंग भी होगा कि डिटरमाइन करना कि कहाँ पे कोई डिले हो जाएगा, है ना, नेटवर्क पे पहुँचने में किसी तरह का डिले हो गया या फिर फेलियर हो जाएगा, तो वो हम लोगों को ये ट्रबल शूट करने में भी मदद करता है कि कौन से राउट में कोई दिक्कत हो सकती है। उसके बाद है नेटवर्क मैपिंग, अंडरस्टैंड द टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क। फिर हम लोग का नेटवर्क मैपिंग में भी मदद करता है कि भाई ये किस तरह से, ये जो नेटवर्क है किस तरह से कनेक्टेड है ना, तो कौन सा बेस्ट पार्ट होगा, पाथ में अगर कोई दिक्कत है तो वो पहले ही बता देगा कि भाई इस पाथ से मत जा, यहाँ पे बहुत नेटवर्क है, मतलब बहुत भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है, तो यहाँ से मत जा, इस रास्ते होके चला जा। तो ये सब क्या होगा, ट्रेस रूट का काम है। तो ये हो गया। देखिए कितना मस्त और कितना सिंपल लिखे हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है ना ट्रेस रूट के बारे में, तो आप अगर इतना लिखते हो तो आपको आराम से मार्क्स मिलेगा, बढ़िया मार्क्स, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा IP कॉन्फ़िग। तो ये क्या होता है, IP कॉन्फ़िग इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी इन अ विंडोज यूज टू डिस्प्ले एंड मैनेज द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लोकल मशीन इंक्लूडिंग IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो ये क्या होता है कि यूज टू डिस्प्ले एंड मैनेज द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, है ना, नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है, कैसे होगा, उसके बारे में पूरा जानकारी जो देता है, जैसे कि उसका IP एड्रेस क्या है ना, उसका सबनेट मास्क क्या है, उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ये सब बताने के लिए IP कॉन्फ़िग का ही हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है यूज़ केस, व्यू नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो नेटवर्क है उसके बारे में डिटेल निकालना, वही हो गया हम लोग का IP कॉन्फ़िग, है ना। तो व्यू नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो डिस्प्ले द करेंट IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड गेटवे, है ना। हम लोग ये IP कॉन्फ़िग का यूज़ करके जो भी इस नेटवर्क का IP एड्रेस है वो निकाल सकते हैं, सबनेट मास्क क्या है, गेटवे क्या है, वो सब निकाल सकते हैं। फिर क्या है, रिलीज़ और रिन्यू IP एड्रेस, ऑब्टेन अ न्यू IP एड्रेस फ्रॉम अ DHCP सर्वर। तो यहाँ से हम लोग IP कॉन्फ़िग का यूज़ करके अगर कोई नया IP एड्रेस लेना चाहते हैं अपने इस नेटवर्क के अंदर, तो वो भी ले सकते हैं यूजिंग DHCP सर्वर को यूज़ करके, है ना, वो कर सकते हैं। फिर क्या है, DNS कैच मैनेजमेंट, तो फ्लश द DNS रिसॉल्वर कैच टू क्लियर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या IP कॉन्फ़िग का यूज़ करके, मतलब इसी के अंदर जो किसी तरह का कोई कैच हो गया है, मतलब कैच हुआ है तो पता ही है ना आपको, एक्स्ट्रा डेटा जो हो जाता है उसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपका जो सिस्टम है वो जो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सब क्लियर हो जाए और आपका एकदम न्यू वे सब कुछ नया नया रहे। तो इस तरह से हम लोग का IP कॉन्फ़िग का यूज़ होता है। फिर क्या है, NS लुकअप। तो ये क्या है, NS lookup is a command line tool used to query the domain name system to obtain domain name और IP address mapping information। तो NS lookup क्या होता है, ये कमांड लाइन टूल होता है वही क्वेरी करने के लिए, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम के बारे में क्वेरी करने के लिए, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेन नेम ले सकते हैं, है ना, DNS से डोमेन नेम मांग सकते हैं, IP एड्रेस मांग सकते हैं उसके रिलेटेड, है ना। तो उसका यूज़ क्या, उसके लिए क्या होता है, NS लुकअप का यूज़ करते हैं, है ना। सिंपल समझिए, डोमेन नेम, ये जो डोमेन नेम है इसका IP एड्रेस क्या है वो निकालने के लिए लोग NS लुकअप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, DNS क्वेरी यूज़ केस, रिट्राइव द IP एड्रेस ऑफ अ गिवन डोमेन नेम, है ना। NS लुकअप का यूज़ करके जो भी डोमेन नेम दिया, फॉर एग्जांपल www.youtube.com, तो ये जो हम लोग को डोमेन नेम मिल रहा है इससे हम लोग इसका IP एड्रेस निकाल सकते हैं, है ना। तो DNS क्वेरी हो गया। फिर DNS रिकॉर्ड लुकअप, obtain various DNS records AMX, CNM, CNAME etc for troubleshooting DNS issue। फिर यहाँ से हम लोग क्या है, जो रिकॉर्ड लुकअप भी कर सकते हैं, लाइक जो भी DNS रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे बहुत तरह के होते हैं AMX, CNAME वगैरह, फॉर ट्रबल शूटिंग, जो भी DNS में अगर कोई इशू होता है तो ये सब का यूज़ करके हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है DNS सर्वर टेस्टिंग, तो वेरीफाई दैट आर DNS सर्वर इज़ रिस्पॉन्डिंग एंड रिटर्निंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ से हम लोग DNS सर्वर का भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई जो DNS सर्वर है वो सही है कि नहीं, वहाँ से हम लोग को जो डेटा आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं, समझे। तो ये NS लुकअप का यूज़ करके ये सब काम कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ये जून 24 का देखने जाओगे ना ये पेपर, तो आपको वहाँ पे NS लुकअप का जिक्र किया हुआ रहेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने DNS के बारे में भी वहाँ पर पढ़ा है ना। फिर हम लोग ये जो AMX, CNAME वगैरह इन सब के बारे में भी वहाँ पर देखा हुआ है। तो इसलिए मैं बोला एकदम
बढ़िया से पढ़िए, सबको टॉपिक की तरह पढ़िए। और जो एक चीज़ आप पढ़ लियो ना, कैच कर लियो ना, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप यही वाला चीज़ लिख के आ जाइएगा। याद रखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, समझ गए। एनएस लुकअप के बारे में जैसे ही आपको लगा कि भाई यहाँ पे एनएस लुकअप का यूज़ हो सकता है, आप इतना लिख के आ जाओ। देखो यहाँ पे इस पेपर में 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो अगर मान लीजिए कोई रैंडम सा क्वेश्चन आ गया है, तो अगर आप उसमें ऐसा लिख के आ गए हो और यहाँ से भी 2-3 मार्क्स आपको मिल जा रहा है, तो वो तो अच्छी बात है ना। 0 आता अब 2-3 मार्क्स आ रहा है, तो ये सब बेहतर हुआ ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD पूरा। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप 5th सेमेस्टर से हो तो मैं बाकी प्लेलिस्ट भी करवा दी हूँ, जैसे BCS 51 हो गया, 52, 53, 54, 55, जितने भी लैब सब्जेक्ट हैं उन सब का भी करवा चुका हूँ। इस चैनल पे आपको BCS से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आपका पहले कोई बैक लगा है 4th, 3rd, 2nd, 1st किसी सब्जेक्ट में भी है ना, किसी सेमेस्टर का भी किसी सब्जेक्ट में, तो उन सब का भी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और अपने काम का जो भी कंटेंट है सब देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा बैक क्लियर करवा दूंगा, मैं पूरा BCA पढ़ाता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।